जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, संकट मोचन सीरीज चल रही है और आज मैं लेकर आया हूँ इस सीरीज का पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर साथियों अपन ने खूब सारे MCQ रिक्त स्थान और एक एक नंबर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है साथियों। और पार्ट थर्ड में भी आज अपन MCQ रिक्त स्थान एक एक नंबर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो साथियों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। MCQ का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा साथियों, इसको ढंग से देखें। हमें एक संख्या दे रखी साथियों, वो दे रखी साथियों 1095 बटेवा हमें दे रखा 1168। हमें इसका सरलतम रूप ज्ञात करना साथियों, हमें इनको काटना पीटना है और इसका सरलतम रूप लेकर के आना है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये दोनों देखो किस पार्ट से कट रहे हैं, दो के पार्ट से तो कटने से रहे, इसमें भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। 3 का भाग इसमें जा रहा है क्योंकि देखो 9 और 1 10 और 5 15, अंकों का योग 15 है तो इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 8 और 2 10 और 6 16 16 है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है। 5 का भाग दोगे तो ऊपर वाले में जा रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। इस प्रकार 6 7 यानी इसका भाग नहीं जा रहा है तो हम इसको कैसे काटें। ऐसा संकट जब भी आपके सामने आए ना साथियों, तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही ब्रह्मास्त्र है। आप इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो सबसे पहले साथियों अपन 1095 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1095 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो 2 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा है लेकिन 3 का जा रहा है। 3 का भाग 10 में 2 3 3 9, 3 बार जा रहा है। 1 बचेगा 19 बना, 3 छंग 18, वापस 19 में से 1 बचेगा वो 15 बना, तो 3 पंजू 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखो 6 और 3 9 और 5 14 होता है, नहीं जाएगा क्योंकि 14 3 के पाड़े में नहीं आता है। 5 का भाग दो, 5 का भाग 5 7 35, बचेगा 1, वो अगला कितना बना 15, तो 5 का भाग 15 में 5 तेरी 15, 3 बार जा रहा है। और 73 में तो 73 का भाग ही जाता है, किसी का नहीं जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों 1168 की बात कर लेते हैं। 1168 के आप अभाज्य गुणनखंड करने बैठोगे तो सबसे पहले 2 का भाग दो। 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है 5 बार, 2 पंजे 10, बचा कितना 1, क्योंकि 11 है तो अगला बनेगा 16। 16 में कितनी बार, तो ये जाएगा 8 बार, 2 8 16, और 2 का भाग 8 में कितनी बार, तो ये 4 बार जा रहा है। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 2 का भाग 5 में 2 कितनी बार, 2 बार, तो 1 बचेगा 18, 2 9 में 18, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार जा रहा है। अब वापस आप 2 का भाग दो, देखो साथियों 2 का भाग 1 में कितनी बार, 1 बार, 9 में कितनी बार, तो 2 चौक 8, 4 बार, तो भी 1 बचा, अगला 12 बन गया, और 2 छिंग 12। वापस 2 का भाग दो, 2 7 14 और 2 3 6 73, और 73 में तो साथियों 73 का भाग ही जाता है। अब ये जो आपको गुणनखंड मिला ना साथियों, यो इनके सामने लिख दो। यहाँ पर 1095 की जगह आप लिख दो 3 × 5 × 73, तो ये आ जाएगा 3 × 5 × 73 आ जाएगा। बटेवा में ये पूरा कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 और 4 बार 2 है। फिर कितना आ रहा है 73 आ रहा है। अब 73 को 73 से क्या कर दो, कट कर दो, तो 3 × 5 तो ऊपर तो आ जाएगा साथियों 15, और बटेवा में आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 15/16। और ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर दे राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास पहले का ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, दे हो गया। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है आपके सामने, तो आप उनके गुणनखंड को उनके सामने लिखो, जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा उसको गुणा करके लिख दो, वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार अपन इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं। तो इस सवाल को आप अच्छे से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। यहां पर हमें बोला जा रहा है शून्यकों का योग दे रखा -5, शून्यकों का गुणा यानी अल्फा × बीटा हमें दे रखा साथियों 6, और हमसे वो पूछ रहा साथियों तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। तो हमें द्विघात बहुपद चाहिए। आप ये सोचो कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, तो आप ये देखोगे सर द्विघात बहुपद तो इस तरह का होता है x² + bx + c, इसको बोलते हैं द्विघात। यानी हमें ए बी और सी का मान अगर कोई बता दे तो बताओ द्विघात बहुपद निकालना कितना आसान हो गया। तो एबीसी का मान निकालने के लिए हमको शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। हमें एक संबंध पता होना चाहिए साथियों कि शून्यकों का योग अल्फा + बीटा होता है, वो -b/a होता है, इसके बटा में 1 लिख दो। और अल्फा × बीटा होता है साथियों वो c/a होता है। तो यहां से अपन तुलना करके एबीसी के मान निकालेंगे और यहां लिखेंगे, हमें वो बहुपद मिल जाएगा। कितना आसान है। तो यहां देखो a कितना चल रहा है साथियों, 1 चल रहा है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर देखो माइनस का b माइनस के 5 के बराबर, तो माइनस से माइनस कटेगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 5, तो b बराबर आ जाएगा 5। c बराबर कितना है 6, तो c बराबर आ जाएगा 6। ये सारी वैल्यू यहाँ लिखो, a की जगह लिखोगा 1 तो ये आ जाएगा x², b की जगह 5 तो ये आ जाएगा 5x, और c की जगह लिखोगे 6 तो ये 6।
यानी आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया साथियों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन संयुग्म का योग और गुणा दिया हो तो उसके माध्यम से अपन बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी सवालों को अपन चुटकियों के अंदर क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप भी उड़ाओगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर आपने वो चीजें सारी अभी तैयार कर ली है तो। हमें क्वेश्चन नंबर ये 3 दिया हुआ है साथियों। फर्स्ट के अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमें दो दे रखे हैं और हमें बोला गया साथियों के का मान ज्ञात करना है, लेकिन इनके कैसे हल है साथियों, अनंत हल है। तो अनंत हल होने के लिए जो स्थिति होती है ना उस पर विचार करो। वो होती है साथियों a1 बटेवा a2 बराबर होता है b1 बटेवा b2 बराबर होता है c1 बटेवा c2 होता है। अब देखो यहाँ a1 कितना है, k है, तो यह आ जाएगा k बटेवा a2 कितना, देखो x के साथ में क्या है 1 है, तो यह आ जाएगा 1 a2। b1 y के साथ में भी कितना है 1, तो b1 हो जाएगा 1। यहाँ y के साथ में कितना k, तो यह आ जाएगा k, b2 आ जाएगा। c1 आपका पास k स्क्वायर चल रहा है और c2 आपके पास में 1 चल रहा है, यानी ये स्थिति है साथियों आपके अनंत हल होने की। कौन सी स्थिति है साथियों, अनंत हल। तो उस स्थिति के हिसाब से हमें जो गुणांक दे रखे थे उनको अपन ने व्यवस्थित कर लिया। तो आपको k का मान चाहिए तो इन दोनों के हिसाब से निकालो ना आप, k को k से गुणा करो कितना देगा k स्क्वायर, और 1 को 1 से गुणा करो कितना देगा 1। हमें किसका मान चाहिए k, तो वो आ जाएगा √1, और रूट के बाद प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। √1 कितना होता है 1, तो k बराबर आपके पास आ जाएगा +-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास k का मान आ गया है +-1। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। यानी इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर दिया, धुआं कर दिया है। तो ऐसे ही अपने को सवालों की क्या करनी, मजबूत प्रैक्टिस करनी है। तो बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों। हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद दे रखे हैं 2x, x + 10 और 3x + 2। ये क्रमिक पद हमें दे रखे हैं साथियों, हमें x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या करना साथियों, इस तरह का जब भी सवाल आता है कि आपको क्रमिक पद दे रखे हैं x का मान ज्ञात करना है, तो आप पहली बात तो ये देखो कि आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका मतलब सार अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पदों से सारवंतर निकालूंगा, फिर इन दोनों पदों से सारवंतर निकालूंगा और दोनों को मैं बराबर कर दूंगा और x का मान मुझे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर निकालते हैं अपन सारवंतर, और देखो d1 निकाल लेते हैं। d1 होता है साथियों a2 - a1, तो ये आ जाएगा a2 कितना साथियों आपके पास x + 10। इसमें से आप क्या घटा रहे हो a1, यानी ये आ जाएगा 2x। जब x में से 2x घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा d1। अब मैं निकालता हूं तथा d2 निकाल लेता हूं, ध्यान देना d2 बराबर आ जाएगा आपके पास x3 में से x2 घटा दो, आप x3 - x2 कर दो। x3 कितना है, तो 3x + 2 हो जाएगा। इसमें से आप क्या घटा रहे हो, तो आप घटा रहे हो x + 10, तो यह आ जाएगा x + 10 घटा दो। तो ये आप देखो पहले खोलो इसको कोष्टक को, 3x + 2, x को माइनस से इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x, और माइनस का इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 3x में से x घटाओगे तो कितना आएगा साथियों 2x, और 2 में से 10 घटाओगे साथियों कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो d1 और d2 दोनों साथियों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि d1 बराबर क्या है, d2 है। d1 का मान हमारे पास आया है माइनस का x और प्लस का 10, और d2 का मान आया है साथियों 2x - 8 आया है। इसको अपन जरा ओपन करेंगे, x वाले को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो, तो 2x को इधर लेकर आओ, माइनस का x और 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर उधर देखो माइनस का 8 उधर है और ये 10 उधर जाएगा, तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस का x और माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा बराबर। 8 और 10 कितना होता है साथियों, तो 18 होते हैं, और माइनस के 18 होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया है तो x बराबर हो जाएगा 18/3। ये गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में, और 3 छंग 18, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों अपन क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें क्रमिक पद दे रखे हैं समांतर श्रेणी के। दो सारवंतर निकालो, दोनों को बराबर करो, पक्षांतर अक्षांतर का गेम खेलो और अपने को क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो इसको आप ढंग से नोट करो। ऐसे सवाल देखो अपन क्या करेंगे, अजीबोगरीब सवालों से टकराएंगे ना, तभी वहां पर आपको इनसे मिलता जुलता अगर सवाल मिल गया ना, तो आप घबराओगे नहीं, आप डरोगे नहीं, आप उनको क्या करोगे साथियों, चुटकियों के अंदर सॉल्व कर लोगे। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ईमानदारी के साथ और प्रॉपर वे में इस चीज को देखना और नोट करना, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि बिंदु P के 0, यानी बिंदु P है के 0 है, वो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड यानी AB को 1:2 के अंदर बांटता है। तो हमें K का मान यहाँ पर क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है।
बिल्कुल यहाँ विभाजन सूत्र लगेगा और विभाजन सूत्र में हमें x वाला बिंदु चाहिए ना, तो विभाजन सूत्र में x वाले का सूत्र क्या चलता है आपको पता होगा। तो x वाले के लिए सूत्र चलता है साथियों, x बराबर चलता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटेवा में चलता है साथियों m1 प्लस m2 चलता है। यानी x की जगह आपके k चल रहा है तो यहाँ लिख दो k। m1 कितना है तो 1 है, 1 इंटू x2 कितना है तो -7 है, -7 आ जाएगा, प्लस m2 का मान कितना है 2 है, यह आ जाएगा 2, x1 कितना है तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटेवा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। k बराबर देखना 7 एकम 7, ये माइनस का 7, 2 दूनी 4, ये प्लस का 4, बटेवा 2 रे कितना होता है 3, तो माइनस का 7 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और बटेवा में क्या चल रहा है 3, 3 से 3 काटो एक बार में कटेगा और माइनस का 1 आ जाएगा, तो आपके पास k का मान आ गया। यानी विभाजन सूत्र आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये k यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो यानी 0, k होता तो अपन k कहाँ देखो y के स्थान पे है, तो y वाला सूत्र लग जाता कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। कॉन्सेप्ट को समझो, सवाल तो सैकड़ों बन जाते हैं, अपन उसको कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। यहां पर बोला जा रहा है कि साइन ए बराबर कोस है और जो कोण ए है ना साथियों 0 और 90 के बीच में, यानी वो क्या है एक तरह से न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण, तो हमें उस कोण ए का मान ज्ञात है। जब भी ऐसा सवाल आता है साथियों सिंपल सी बात है, आप दोनों को एक रूप में परिवर्तित करो, कोस को भी साइन में लेके जाओ, और मुझे पता है कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं परिवर्तित सूत्र के माध्यम से। कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन सूत्र लगाएंगे साथियों, सूत्र को थोड़ा लिखते हैं। यहां पर कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो हमें कोस ए को बदलना है ना, तो कोस थीटा की जगह ए आ जाएगा, तो कोस ए को मैं क्या लिखूंगा साइन 90 माइनस ए लिखूंगा। तो इस कोस ए की जगह मैं ये लिखूंगा, तो ध्यान से देखना साइन ए बराबर इसकी जगह क्या आएगा तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस ए आ जाएगा। साइन से साइन गयो, ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस ए, माइनस ए को इधर भेजो प्लस ए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस ए बराबर 90, इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 2a बराबर 90। 2 से 90 कितनी बार कटेगा 45 बार, तो कोण a कितना आ जाएगा साथियों 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री का मतलब आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 45 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका दे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर दे। तो इसको अच्छे से आप नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों। यहां पर हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रही है साथियों 1/2 और हमसे क्या पूछ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटेवा साइन थीटा। तो कुछ भी नहीं करना है, जो साइन थीटा का मान दे रहेगा वो साइन थीटा की जगह पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह लिखूंगा 1/2, तो 1/2 लेकिन स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि साइन थीटा के ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। अपॉन में क्या चल रहा है साथियों साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना आपके पास 1 है। अब यहां देखो इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस, गलती यहां पे क्या करोगे आप इस 2 को इस 2 से काट दोगे, लेकिन जब तक साथियों आप स्क्वायर को ओपन नहीं कर सकते आप ऐसे काट नहीं सकते। तो ये आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसको काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो फाइनली बटा में क्या चल रहा है हमारे पास 1/2 चल रहा है। यहां देखना आपके पास आया 1 माइनस, 1 को 1 से गुणा करो कितना आ रहा है 1, और बटेवा में क्या चल रहा है 2, और यहां बटेवा में क्या चल रहा है तो यहां चल रहा है 1/2। अब यहां इसको सोल्व करते हैं, 2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा साथियों 2 एकम 2, माइनस ऊपर कितना चल रहा है 1 और ये बटेवा में कितना जाएगा 2, और फाइनली इधर बटा में क्या चल रहा है हमारे पास 1/2। 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा साथियों, तो वो आएगा 1/, ये आ जाएगा 1/2। बटेवा में क्या चल रहा है 1/2, पूरा कटेगा कितनी बार में 1/2 से 1/2 एक बार में कटेगा। तो फाइनली इसमें अपने को आंसर मिला है 1, और 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। तो 1 ऑप्शन है आपका ए, यानी अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो सवाल को आप ढंग से देखें, हो सकता है ऐसा सवाल आपके एग्जाम में टपक जाए, ठीक है। तो आप ढंग से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो आपको देखो यहाँ संबंध थोड़ा उलझा हुआ रूप दे रखा है। एक्चुअली मेन क्या चलता है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। मेन संबंध चलता है इनके बीच में, तीनों के बीच में 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक। यहाँ पर 3 इंटू क्या है साथियों माध्यक है,
और बराबर आता है आपके पास में कोष्टक में लगाओ, बराबर आता है बहुलक, क्या आता है बहुलक प्लस 2 इंटू मध्य, क्या आता है 2 इंटू मध्य आता है। अब ये संबंध है एक्चुअल, इसको थोड़ा घुमा फिरा रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसको देखो। ऑप्शन की बात करते हैं तो देखो माध्यक तो हमें एक तरफ दे नहीं रखा, बहुलक दे रखा है। अब बहुलक को अगर मैं एक तरफ कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने बहुलक को एक तरफ कर दिया तो सूत्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 3 इंटू माध्यक तो इधर है ही है, 3 इंटू माध्यक आपका इधर है ही है, और ये इधर आ जाएगा तो -2 इंटू क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। तो ऐसा फॉर्मेट देख लो आप, ऐसा कहीं हो तो ये आ जाएगा 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बे राइट। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बे। यानी यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इन तीनों के बीच में संबंध पता होना चाहिए। संबंध पता होने के बाद उनको थोड़ा रीअरेंज करना भी आना चाहिए कि हमसे वो किस फॉर्मेट में जवाब मांग रहा है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते साथियों, यहां पर हमें एक बंटन दे रखा है 2 3 4 7 5 1 और हमें साथियों इसका माध्यक ज्ञात करना है। मैंने आपको बोला ये सवाल लगभग हर अपने पेपर के अंदर आ रहा है, जितने भी अपन पुराने देख रहे हैं हर एमसीक्यू में आ रहा है, इसको ढंग से देख लेना आप, ऐसा सवाल आपका जरूर आएगा। जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप पहले बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले अपन बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो सबसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है, फिर उससे बड़ी क्या है तो इसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद क्या है 7 है। अब यहां पर देखो कि ये संख्या कितनी दे रखी है आपको, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या दे रखी, यानी 6 सम होता है या विषम, तो आप बोलोगे सम होता है। सम होता है तो उसके लिए माध्य का सूत्र क्या होता है देखना, तो यहां पर n बराबर क्या है 6 और 6 जो कि आपके पास क्या है सम, तो माध्य का सूत्र ध्यान से देख लेना, माध्य का सूत्र होता है n बटेवा 2वां पद, ध्यान से देखना n बटेवा 2वां पद प्लस n बटेवा 2 प्लस 1वां पद प्लस 1वां पद 1वां पद, और इन सब के बटा में क्या चलेगा 2 चलेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, n बटा 2, n कितना है 6, तो यह आ जाएगा 6 बटेवा 2वां पद, 6 बटेवा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1, यानी 6 बटा 2 प्लस 1 वां पद हो जाएगा। ये वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। बटेवा में क्या चल रहा है आपके पास 2 चल रहा है, 6 बटेवा 2 का मतलब क्या होता है, तो यह आ जाएगा 3 और 3वां पद हो जाएगा, 3वां पद प्लस 6 बटा 2 का मतलब 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो यह आ जाएगा 4वां पद, क्या आ जाएगा 4वां पद, और उसके बटेवा में क्या चल रहा है साथियों 2 चल रहा है। तो आपके पास फाइनली माध्य क्या बना 3वां पद। अब यहाँ 3वां पद देखो 1 2 3, तो 3वां पद कितना है 3 है, तो 3वें पद की जगह 3 लिखूंगा प्लस 4वां पद, और 4वां पद कितना है 4 है, तो 4वें पद की जगह कितना देगा 4, और बटेवा में कितना चल रहा है 2, 3 और 4 होता है 7, और 7 बटेवा 2 ये आपका माध्यक होगा, और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 बटेवा 2, और इसके हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 बटा 2। अच्छा तो आप भाग दे दो, भाग दोगे तो इसमें कितनी बार जा रहा है आधा कर लो, 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5, तो माध्यक 3.5 में ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप सूत्र याद रखें साथियों कि ये किसके लिए सूत्र है आपका, जब आपके पास n सम हो तो उसके लिए सूत्र है n बटेवा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटेवा 2 हो जाएगा। और n विषम के लिए तो अपन ने कल ही सूत्र पढ़ा था, अगर आपके पास n का मान ये विषम है, विषम संख्या दे रखी, तो उसके लिए हो जाएगा आपके पास सिंपल सा n+1 बटेवा 2वां पद हो जाएगा, ये पद हो जाएगा, ठीक है, इसको आप अलग से नोट कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं साथियों, हमें यहाँ पर 1 से लेकर के 15 तक की संख्याएं दे रखी है, हमको इन संख्याओं में से उन संख्याओं को यादृच्छिक सेलेक्ट करना है, चुनना है जो साथियों 4 के गुणज हो। तो आप सबसे पहले ये देखो साथियों, हमें उसकी प्रायिकता निकालने की, इसमें से 4 के गुणज निकालने की क्या प्रायिकता, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास कुल संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर कुल संख्या तो 15 है। अब 4 के गुणज निकाल रहे हो तो 4 के गुणज यानी उसके फेवर में कौन कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 12 आ रहा है, तो उसके फेवर में कितनी संख्या आ रही है, 3 संख्या आ रही है। तो हमारे पास प्रायिकता का सूत्र चलता है साथियों अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना, ठीक है। अनुकूल घटना इन 4 के फेवर में कितनी घटना आ रही है 3, क्योंकि हमें 4 का गुणज में मिलेगा 4 8 और 12, तो उसके फेवर में कितनी घटना है 3,
कुल कितनी है अपने पास संख्या, तो हो जाएगी 15। तो 3 एकम 3, 3 पंजू क्या हो जाएगा 15। तो बताओ आपके पास प्रायिकता क्या बन गई 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार साथियों अपन ने 12 एमसीक्यू यहाँ पर क्या कर लिया साथियों, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन रिक्त स्थान के सवालों की तरफ। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन अति लघुरात्मक सवाल करेंगे, यानी अपन ये डैश वर्क को पूरी क्या करेंगे, छान मारेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। यहां बोला जा रहा है कि वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है रैखिक समीकरणों का कैसा युग्म कहलाता है, तो वो प्रतिच्छेदी युग्म कहलाता है। क्योंकि साथियों अद्वितीय हल आपको कब मिलता है, जब रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका कि इसके अंदर क्या कैसा कहलाएगा, वो आपका प्रतिच्छेदी युग्म कहलाता है। फिर हमें श्रेणी दे रखी 21, 18 और 15, इसका हमें 8वां पद चाहिए। बिल्कुल निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखी, सीरीज 21, 18 और इसके बाद 15 दे रखी। हमें इसका कौन सा पद चाहिए साथियों, 8वां पद, यानी A8 निकालना है। ठीक है, आप सबसे पहले तो देखो पहला पद कितना है आपके पास 21 है, सारवंतर कितना चल रहा है 18 में से 21 घटो कितना आ जाएगा साथियों आपके पास, तो माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। हमें A8 का मान निकालना है और वो होता है A+7D। जो पद आपको चाहिए ना उससे एक कम डी लेना है। ठीक है, ए की जगह आप क्या लिखोगे 21 लिखोगे, +7 डी की जगह क्या लिखोगे आप माइनस का 3 लिखोगे। तो यह आ जाएगा 21 और प्लस माइनस माइनस 7 तेरी 21, 21 में से 21 घटा दो 0 आ जाएगा। तो बताओ इसका 8वां पद कितना हो जाएगा, तो इसका 8वां पद रिक्त स्थान के अंदर लिख देना साथियों। 8वां पद कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर बात कर रहा है साथियों, यहाँ पर बोला जा रहा है सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं डैश 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 होती है। तो यहां पर इसका क्या माना जाएगा साथियों, यहां पर बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं देखो बराबर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक छोटा सा वृत्त है ये और इसके बाद अपन बड़ा वृत्त बना रहे हैं, वो इन दोनों की त्रिज्या एक हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या तो इतनी सी और बड़े वाले की त्रिज्या इतनी है, तो त्रिज्याएं बराबर हो जरूरी नहीं है। और त्रिज्या देखो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकते हैं साथियों कि सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है 2 सकेंद्रीय वृत्त यानी एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो और दूसरा भी वापस क्या हो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। ठीक है, इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि सकेंद्रीय वृत्तों के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं अपन अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर बोला जा रहा है साथियों -3 और -3 तथा फिर हमें बोला जा रहा है -3 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करो। बिल्कुल ज्ञात कर लेते हैं। हमें 2 बिंदु दे रखे हैं साथियों। पहला बिंदु दे रखा है -3, -3। इसके साथ में हमें एक दूसरा बिंदु दे रखा साथियों -3 और 3। क्या दे रखा, माइनस और 3। हमें इसका मध्य बिंदु चाहिए। मध्य बिंदु के लिए सूत्र चलता है साथियों एक्स निकालने का सूत्र। देखो मध्य बिंदु में एक्स, वाई, भाई एक्स और वाई दोनों आएंगे। एक्स निकालने का सूत्र होता है साथियों x1 + x2 बटेवा 2। तो आपके पास x1 कितना है, -3 है, x2 कितना है, -3 है, बटेवा 2। -3 कितना हो जाएगा, -6 बटेवा 2। 2 3 6 यानी आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो इसको जोड़ो, फिर हमें चाहिए y निर्देशांक, तो y आ जाएगा y1 + y2 बटेवा 2। कुछ भी नहीं करना है, x निकालने के लिए आपको x1 x2 को जोड़ना 2 का भाग और y निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ना 2 का भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा y। तो y के लिए देखो y1 कितना है, माइनस का 3 है और y2 कितना है, तो प्लस का 3 है। तो y1 + y2 बटेवा 2, -3 + 3 कितना होता है 0, 0 बटा 2 करेंगे तो 0। तो x तो हमें मिला है साथियों कितना, -3 और y मिला है 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, x की जगह तो अपन लिखेंगे -3 और y की जगह लिखेंगे 0। तो ये आ जाएगा आपका मध्य बिंदु -3, 0 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु निर्देशांक अपन लिखेंगे साथियों -3, 0। ये आपका सवाल नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे साथियों सवाल नंबर 5 की। उसके लिए स्पेस चाहिए, तो आप इसको अच्छे से नोट करें, फिर अपन सवाल नंबर 5 पे आते हैं। तो बात करते हैं साथियों पांचवें सवाल की। sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, हमें इसका मान चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है साथियों, आपको सबको किसके पदों में ले जाना है, साइन और कोस के। तो ये साइन के पदों में ऑलरेडी है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसा का ऐसा रहना दो। sin स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा प्लस प्लस, ये आपका 1 है, ये आपका बटा है, 1 की जगह 1 आ जाएगा प्लस। हम देखो टेन थीटा को क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना। टेन थीटा को हम लिखते हैं सर साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर चल रहा है, तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, साइन स्क्वायर बटेवा कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बटेवा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे साथियों, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये आपके पास 1 चल रहा है, ये बटा चल रहा है, कोस को 1 से गुणा करो तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस ऊपर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा,
और बटेवा में, इन दोनों के बटेवा का एलसीएम कितना हो गया तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। ये सारा समीकरण में पता होनी चाहिए, तो यहां मैं 1 लिख सकता हूं। तो यहां पर देखो ये स्टेप अपन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अगली स्टेप देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 1 बटेवा, इसका मान कितना आ गया 1, तो यहां लिख दो 1, और बटेवा में क्या चल रहा है cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। वापस देखो कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा साथियों 1, और फाइनली आंसर कितना मिल गया है 1 मिल चुका है, जो कि स्क्रीन के अंदर अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें मिल चुका है 1 होगा। इसका मान कितना होगा साथियों 1 होगा। अब देखो सवाल 1 नंबर का है, लेकिन चीजें आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा सवाल एकदम आप अचानक से जाओ बोर्ड एग्जाम देने और सामने देखो तो कितना आपको अजीब लगेगा, लेकिन आज आपने इस सवाल को यहाँ पर देख लिया है, समझ लिया है, आप इसको अभ्यास कर लोगे तो वहां ये सवाल आपको हलवा लगेगा, मक्खन लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन चीजों का फायदा उठाओ और इन चीजों को समझो और इन चीजों का रिवाइज जरूर करना। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता है। रिवीजन एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ठीक है साथियों, तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। हमें द्विघात समीकरण में 2 शून्य होते हैं, हमें पता है। उसका एक शून्य हमें दे रखा है -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। ये साथियों श्रीधर आचार्य का सूत्र है। आपने श्रीधर आचार्य के सूत्र में ये नहीं देखा कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चलते हैं? वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि साथियों हमारे पास 2 शून्य होते हैं, एक में प्लस चलता है तो दूसरे में माइनस चलता है। प्लस वाला हमें दे रखा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा साथियों, तो दूसरा हो जाएगा आपके पास -b, यहाँ माइनस आ जाएगा और √ आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a चल रहा है। एक प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला, तो पहला शून्य दे रखा है तो दूसरा शून्य अपन ने बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार एमसीक्यू के साथ साथ अपन ने रिक्त स्थान वाले सवालों का भी निपटारा कर दिया है। बढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ। सवाल नंबर 3 की बढ़ते साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि क्या किसी संख्या का HCF 15 और LCM 175 हो सकता है। अब हम कैसे करें साथियों कि किसी संख्या का HCF और LCM 175, यानी ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो साथियों एक सिंपल सी बात है, एक गुरु मंत्र है जिसको आप दिमाग में रखना। वो मंत्र ये है साथियों कि HCF जो होता है ना, HCF वो LCM का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। और यहां आप देख रहे हो साथियों कि यहां HCF बट यहां HCF 15, ठीक है, LCM 175 का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है साथियों, गुणनखंड नहीं है। अतः अपन कहेंगे कि अतः किसी संख्या का HCF 15 और LCM 175 संभव नहीं है। वो चीज अपन यहाँ पर लिख देंगे। इस चीज को अपन थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इन पर आपको समझ में आ रही बड़ी संख्या, ठीक है। अब मैं 2 संख्या लेता हूं, जैसे 3, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया साथियों 3, 4 और 12, 3, 4 और 12। इसका मुझे पता है कि एक तो HCF तो हो जाएगा साथियों, यहाँ पर HCF की मैं बात करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा करो आप, अपन यहाँ ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 9। तो HCF की जगह मैं लिख दूंगा साथियों 3, और LCM कितना आ जाएगा साथियों, तो LCM आ जाएगा, देखो LCM के लिए क्या करते हैं अपन, बड़ी से बड़ी संख्या को देखते हैं। ये आ गया आपके पास 12 में इस 3 का भाग जा रहा है लेकिन 9 का नहीं जा रहा है, तो 12 का पाड़ा चलो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36 ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें 9 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 36। तो हमारे पास LCM कितना है 36 और HCF कितना 3 है, तो क्या HCF जो 3 है वो LCM का गुणनखंड है कि नहीं है, मतलब इसका भाग इसमें जा रहा है नहीं जा रहा, तो बिल्कुल जा रहा है, 12 बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास संख्या पॉसिबल है। तो ठीक है, इसी प्रकार हमें यहाँ पर जवाब देना था। तो सिंपल सी बात यही ध्यान रखें आप तो साथियों कि जो HCF है जो आपको दिया गया है, यदि उसका भाग LCM के अंदर जा रहा है तो आप वो संख्या संभव है जिसका आपके पास HCF 15 और LCM 175 संभव हो सकता है। बल्कि वो संख्या अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि HCF का भाग LCM में नहीं जा रहा है, तो ऐसी संख्या आपके पास संभव नहीं होगी। ठीक है, इसको ढंग से नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन को करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे की बात करते साथियों, ये सेम सवाल जो भी आपके पास एमसीक्यू में आया था कि शून्यकों का योग दे रखा, गुणा दे रखा और हमें बहुपद पूछ रहा है। बहुपद में क्या चाहिए साथियों, क्या जरूरत पड़ेगी आपको बहुपद के अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए बी और सी इनके मान आपको चाहिए। हमें एक संबंध पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है साथियों वो होता है माइनस का बी बटेवा ए होता है। इसके बटेवा में कुछ नहीं तो एक लिख दो, इसके बटेवा में भी एक लिख दो। अल्फा इंटू बीटा होता है साथियों वो सी बटेवा ए होता है। तो समीकरण 1 व 2 से, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ए कितना आ रहा है 1 1, तो ए बराबर हो जाएगा 1। बी बराबर कितना, यहां पर माइनस बी बराबर -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी बराबर आ जाएगा आपके पास 3। सी बराबर कितना है 2, सी बराबर 2। अतः बहुपद क्या मिला साथियों, अतः बहुपद, अतः बहुपद वो आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह 1 लिखोगे तो वो 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर लिख दो। फिर लिखो बी एक्स यानी बी की जगह 3 तो 3x प्लस सी यानी 2, तो आपको बहुपद मिल गया साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार हमें शून्यों का योग और गुणा देगा और हमें बहुपद पूछेगा, तो इस तरह से अपन ज्ञात करेंगे। इसको अच्छे से नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अपन जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहां हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, थोड़ी मिस प्रिंट है, आपका ए स्क्वायर दे रखा था, ये ए एक्स स्क्वायर है, -6x है, -6 है। हमें यहाँ पर साथियों इसके शून्यकों का, यानी इस समीकरण के द्विघात समीकरण के जो शून्यक है उसका गुणा हमें दे रखा है कि वो होगा साथियों 4। तो हमें ए का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। हमें पता साथियों शून्यकों का गुणा दे रखा है और शून्यकों का गुणा और गुणांकों के बीच संबंध हमें पता है। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है साथियों सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 4, 4 बराबर सी बटा ए, तो 4 बराबर हो जाएगा सी की जगह आ जाएगा -6 और ए की जगह आ जाएगा आपके पास, ए की जगह क्या चल रहा है ए चल रहा है, तो यह आ जाएगा ए को इधर भेजो, 4 को उधर भेजो, तो ए बराबर आ जाएगा -6 बटेवा 4, 2 के पार्ट से काटो 3 और ये कटेगा 2 बार, तो -3 बटेवा 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास ए का मान आ चुका है। यानी ऐसा सवाल जब भी है ना, एक द्विघात समीकरण दे दे, हमें शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणा दे दे और हमें किसी एक गायब चीज का मान पूछे, तो आप शून्यकों का योग दे रहा है तो -b बटा ए लिख दो और शून्यकों का गुणा दे रखा है तो c बटेवा ए लिख दो। तो इस प्रकार अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। यानी आप भिड़ो ऐसे सवालों से टकराओ तो आप आने वाले सवालों को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों, हमें एक ऐसा फॉर्मेट दे रखा है, हमें ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण साथियों उसे कहते हैं जिसमें x की अधिकतम घात 2 चलती है। अगर आपने ये सोच करके इसको देख करके अगर फटाफट जवाब दे दिया सर कि यहाँ x की घात अधिकतम 2 ही चल रही है, ये द्विघात समीकरण है और हाँ में जवाब दे दिया तो काम तमाम हो जाएगा। आप पहले इसको सोल्व करें, इसको सरल करें, एक समीकरण का रूप दे, उसके बाद आप देखो कि x की घात अधिकतम कितनी चल रही है। तो थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा x की घात 4 +1 तो +1 बटा एक्स स्क्वायर चलेगा दोनों के, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2। ये एक्स स्क्वायर उधर जाके गुणा होगा तो साथियों x4 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, इन सबको भी उधर भेज दो तो इधर 0 बचेगा, उधर 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -x4, ये उधर जाएगा +1 तो -1। तो फाइनली इधर 0 लिखो या उधर 0 लिखो, समीकरण के किधर भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है साथियों 4 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल सा लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यानी एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है, इसी प्रकार से आपके पास आएंगे और इसी प्रकार से आप उनको डील करोगे। अब यहां पर हमें साथियों 2 समीकरण दे चुकी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है और हमसे ये पूछ रहा है कि k का ऐसा क्या मान ले ताकि इन दोनों समीकरणों के अपरिमेय रूप से अनंत हल आए। और अनंत होने हल वाली स्थिति अपन ने पहले भी देख ली है कि अनंत हल होने के लिए स्थिति क्या है। तो बात करते हैं अनंत हल होने की स्थिति। तो सबसे पहले स्थिति की बात करेंगे और वो स्थिति है साथियों आपके पास a1 बटेवा a2 इज इक्वल टू b1 बटेवा b2 इज इक्वल टू c1 बटेवा c2। तो यहां मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान देखता हूं तो a1 कितना आपके पास 1 है, x के साथ में क्या होता है 1। ठीक है, फिर b1 कितना आपके पास तो आ जाएगा 2, y के साथ में b1, फिर c1 कितना है 7, c1 कितना हो जाएगा आपके पास तो c1 हो जाएगा 7। a2 कितना आपके पास तो a2 हो जाएगा 2, b2 कितना आपके पास तो हो जाएगा k और c2 कितना हो जाएगा आपके पास तो c2 हो जाएगा 14। वैल्यू पुट करो a1 बटेवा a2 तो ये हो जाएगा 1 बटेवा 2, 1 बटा 2 बराबर b1 बटेवा b2 तो 2 बटेवा k तो 2 बटेवा k, c1 बटेवा c2 तो 7 बटेवा 14, ये कितना है 14 तो 7 बटेवा 14।
तो ये भी 1/2 आ रहा है, इसको भी अपन काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब इसको मुझे 1/2 बनाना है, तो यहां पर ऐसा क्या लिखूं कि जिसमें 2 का भाग कितनी बार जाए, 2 बार, तो यहां पर 4 आएगा। तो फाइनली के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 4 मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखूंगा तभी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बनेगा, तभी अपने पास तीनों अनुपात बराबर होंगे और वो आपका अनंत हल होने वाली स्थिति में आ पाएगा। ठीक है साथियों, तो के का मान हमारे पास कितना आ गया साथियों, तुलना से 4 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो साथियों आपको सवाल मैंने बता चुका है, स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड सारे सवाल अपन ने क्लियर कर लिया है पिछली क्लासों में, कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वृत्त के ऊपर आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी स्पर्श रेखा, 2। वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु है परिधि के ऊपर, तो आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, 0। तो बाहर से आप 2 खींच सकते हो, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हो, और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से आप 0 स्पर्श रेखा यानी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। प्रश्न आज ये आया है, कल ये भी आ सकता है कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 0। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, सारी तरह से आप क्या रहे, तैयार रहे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके बात करते हैं, 7वां हो चुका है ये, सॉरी 6ठा हो चुका है ये, 7वें की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो साथियों हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और हमें बोला जा रहा है साथियों इसके मूल्यों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। तो ऐसी स्थिति में जब भी साथियों आपको मूल्यों का योग और गुणनफल पूछे ना, तो आपको मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप सूत्र सोचो कि मूल्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटेवा ए होता है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं सबसे पहले मूल्यों का योग, किसकी बात करते हैं, मूल्यों का योग की बात करते हैं। और योग का जो सूत्र होता है साथियों अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का बी बटेवा ए। अब यहां पर देखो मूल्यों का योग माइनस का बी बटेवा है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी कितना आपके पास 16, तो यह देगा 16 बटा ए कितना एक्स स्क्वायर के साथ में कितना 1 है, तो यह देगा 1। तो मूल्यों का योग कितना हो जाएगा, माइनस का 16 बटा 1 यानी माइनस का 16 हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं साथियों अपने पास मूल्यों का गुणा कितना होगा, तो मूल्यों का गुणा ये होता है साथियों आपके पास अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है साथियों सी बटेवा ए। सी कितना आपके पास 57, कितना है 57, ए कितना आपके पास, तो ये हो जाएगा 1, तो यह देगा, ये तो हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 16। तो इसके मूल्यों का योग है साथियों माइनस का 16 और मूल्यों का गुणा इसका साथियों 57। तो कितना आसानी से अपन ने जवाब दे दिया है। सूत्र पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे वाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे वाई। मूल्यों का योग पूछ रहा है तो ये अनुपात लो, और गुणा पूछ रहा है तो सी और ए का अनुपात ले लो, तो अपना काम हो जाएगा। एबीसी कैसे पहचानेंगे साथियों, तो आपके लिए इसका मानक समीकरण पता होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स के साथ स्क्वायर के साथ में तो होता है अपने पास ए, और यह होता है एक्स के साथ में बी, और ये अकेला होता है सी। तो एबीसी ऐसे पहचानेंगे, फटाफट लिख देंगे, फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो अच्छे से। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं साथियों, 8 आपके सिलेबस में नहीं है, उसको अपन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों, यहां पर हमें बोला जा रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 और टेन स्क्वायर 60। तो यहां पर आपको साथियों सबका मान पता होना चाहिए, और मान कैसे याद करना साथियों, इसके लिए मैंने आपको त्रिकोणमिति टेबल अच्छे से सिखा रखी है साथियों। ये कल ही मैंने क्लास ली थी, आप चैनल पर जाकर के देखिए कि त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाए, और टेबल बनाना आप सीख लो साथियों। और मैंने आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बता रखा वहां पर साथियों, जिसमें वो टेबल पूरी पूरी आपकी मुट्ठी के अंदर होगी साथियों, यानी एक एक हाथ यानी अंगुलियों के माध्यम से आप सारे मान निकालोगे। साइन 30 कितना होगा, कोस 45 कितना होगा, और सेक 90 कितना होगा, सारे मान आप उंगलियों के माध्यम से निकालोगे साथियों। उस क्लास को जाकर के जरूर देखें इस क्लास के बाद में। ठीक है साथियों, तो यहां पर बात करते हैं हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं आपके सामने, और पता नहीं है तो टेबल बनाना आपको आना चाहिए। तो साइन 30 का मान होता है साथियों 1/2, कोस 45 का मान होता है साथियों आपके पास 1/√2। ठीक है, और टेन 60 का मान होता है साथियों √3। कितना होता है, √3। ये सारे मान आपको यहां लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। साइन स्क्वायर 30, तो सबसे पहले साइन 30 की जगह आप लिखोगे 1/2, इसका स्क्वायर चल रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टेन स्क्वायर 60, टेन 60 √3 है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर होता है साथियों 1/4 प्लस ये आ जाएगा, पहले गुणा मत करना, यहाँ देखो दो ऐसे कैसे रहना, दो एक का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। रूट में कोई संख्या है ना तो उसका वर्ग करने पर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, प्लस 2, अब रूट में संख्या √3 है, √3 का वर्ग करूंगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3।
थोड़ा और सोल्व करते हैं, 2 से 2 कटेगा तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचेगा 2 3 6, 6 ने कितना होता है साथियों 7, तो यह आ जाएगा आपके पास साथियों 1/4 प्लस 7। सोल्व करो तो यह आ जाएगा 1 प्लस 7 चौक 28, ये 28 बटेवा में ये आपका आ जाएगा 4, कितना देगा 4, 28 और 1 कितना होता है 29, तो यह देगा 29/4। तो इस प्रकार साथियों अपन इसका मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये आगे हमारे पास साथियों 29/4। इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों 9th सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है ये अपना, कौन सा है 10, अभी 9 अपन ने किया था। यहाँ पर भी वही बात है साथियों, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों cos 45, cos 45 का मान होता है साथियों 1/√2। इसके बाद बात करते हैं साथियों cos 60, cos 60 इसका मान होता है साथियों आपके पास कितना होता है 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं साथियों sin 45, sin 45 कितना होता है साथियों, sin 45 होता है वापस 1/√2 होता है। और इसके बाद बात करते हैं साथियों sin 30, और sin 30 कितना होता है साथियों, तो sin 30 हो जाएगा साथियों 1/2। वैल्यू पुट करो, और तो क्या है वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की जगह लिखेंगे 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, माइनस माइनस sin 60, sin 60 को अपन क्या करेंगे साथियों, तो sin 60 को अपन कर देंगे 1/2 कर देंगे, क्या कर देंगे 1/2 बटेवा बटेवा वापस 1/√2, और यहाँ आ जाएगा प्लस 1/2। प्लस ही चल रहा ना, या माइनस तो नहीं था ना, बिल्कुल प्लस ही चल रहा था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 2 और √2, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे 2 और √2 दोनों चल रहे हैं, तो अपन 2 ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, सबसे पहले एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। √2 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा √2 बार जाएगा, और √2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मेन बटा, वापस √2 और 2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना आएगा साथियों 2 आएगा। √2 का भाग 2 में देंगे तो √2 बार जाएगा। ये क्यों जा रहा है देखो समझो, क्योंकि 2 को अपन लिखते हैं साथियों √2 इंटू √2। अब इसमें यानी मैं √2 का भाग दूंगा तो साथियों 1 कटेगा तो 1 √2 बचेगा, इसलिए √2 बार जा रहा है, ठीक है। तो √2 का भाग 2 में √2 बार, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 आएगा, प्लस प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, ये 2 से तो 2 कटेगा, और फाइनली आंसर आ जाएगा √2 - 1/√2 + 1। ये आपके पास क्या है साथियों आंसर आ चुका है। अपन चाहे तो इसका परिमेयकरण करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और इसका आंसर ये भी हो सकता है। 1 नंबर का ही ज्यादा नहीं करेंगे इसके अंदर, ये हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है साथियों। तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। यहां पर हमें माध्य और बहुलक दे रखा और माध्यिका हमें पूछ रहा है, तो तीनों के बीच में हमें संबंध अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 3 इंटू जो माध्यिक होता है, माध्यिका होता है, 3 इंटू माध्यिका, इसका सूत्र चलता है साथियों 3 इंटू माध्यिका, वो होता है बहुलक। क्या होता है बहुलक, प्लस 2 इंटू क्या होता है साथियों माध्य होता है। बस इस सूत्र को अच्छे से पता होना चाहिए, फिर तो वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 इंटू माध्यिका, इसको ऐसा कैसा चलने दो, 3 इंटू माध्यिका, इसको ऐसा का ऐसा चलने दो। बहुलक की वैल्यू कितनी दे रखी है साथियों, बहुलक की वैल्यू 13 दे रखी है, प्लस 2 इंटू माध्य कितना है साथियों 16 है, कितना है साथियों 16, तो यह आ जाएगा 13 प्लस 16 दूनी 32, तो यह आ जाएगा आपके पास 3 इंटू माध्यिका, क्या आ जाएगा साथियों 3 इंटू माध्यिका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों, इसको जोड़ लो तो यह आ जाएगा आपके पास, जोड़ो कितना आ जाएगा 5 और 4 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो हमारे पास माध्यिका चाहिए ना साथियों, तो फाइनली माध्यिका चाहिए ना, तो आप ऐसा करो 3 को भी उधर भेज दो बटा में, ये 3 बटा में जाएगा, तो ये 15 बार कट रहा है, कितनी बार 15, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी साथियों आपके पास, माध्यिका आ जाएगी 15 आ जाएगी। इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं और वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करो। फिर अपन इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इसको ढंग से देखें। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, यानी विद्यार्थी कितने हैं 3 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 3 में, उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो बात करते हैं सबसे पहले यहां पर देखना, कुल विद्यार्थी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास है साथियों, कुल विद्यार्थी हमारे पास 3 है। अब इसमें बोला जा रहा लाइन कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थी के जन्मदिन, क्या बात करते हैं साथियों, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें कितनी दे रही है साथियों, 0.992 दे रखी है।
ठीक है, अच्छी बात है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि साथियों इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं हो। अब जब भी साथियों एक चीज हमें होने की दे दे और नहीं होने की पूछे ना, तो जो चीज हमें होने की दे रही उसको एक में से घटा दो, नहीं होने की आपको मिल जाएगी। तो अपन बात करते हैं, अतः दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। अतः दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, क्या बात करते हैं, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता वो आ जाएगी साथियों 1 माइनस होने की प्रायिकता कितनी है 0.992। इसको घटाना सीख दो, 1.000, 3 पता है इसमें 3, तो यह आ जाएगा क्या घटा रहा हूं माइनस 0.992 घटा रहा है, घटाना सीखो। यहां पर देखो क्या है, 0 में से ये नहीं जाता 2, तो इसको 10 कर लो, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कितना 9, 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा 0, 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा 0, और ये आ जाएगा आपके पास कितना जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है 0 है, चूंकि इसने आगे उधार दे दिया है तो ये भी 0, तो 0.008 आ जाएगा। तो दो विद्यार्थी का एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 0.008 आ जाएगा। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें दे रही, तो नहीं होने की बताने के लिए एक में से उसको क्या कर दो साथियों, घटा दो, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास के अंदर अपन ने बहुत सारे एमसीक्यू रिक्त स्थान और एक एक नंबर के प्रश्नों से टकराए हैं, उनसे भिड़ा है, मुकाबला किया है, उन सवालों को हराया है, उनको अच्छी तरह से अपन ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया, समझ लिया। ठीक है साथियों, आप इनका रिवीजन करें, इनको अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से समझें। जब आप इन तरह के हजारों तरह के सवालों को टकरा लोगे, भिड़ लोगे, समझ लोगे ना, तो आपको वहां पर किसी तरह का संकट नहीं होने वाला है। तो इस संकट मोचन सीरीज को जरूर देखें साथियों, यही आपके लिए हेल्पफुल है, यही आपके काम की चीज है। तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप इन चीजों को समझें, नोट करें और आगे से आगे शेयर करते रहे। क्लासें अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में शानदार सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और क्लास को लाइक जरूर कर दे। ठीक है साथियों, अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो अभी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.